नमस्कार दोस्तों, गुरबानी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हेमंत चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 2023 के तहत ईवीएस के टॉपिक के अंतर्गत हम परिवार की बात कर रहे थे। तो कल के वीडियो में हमने सीखा था एकल परिवार क्या होता है, परिवार की परिभाषा पढ़ी, परिवार के गुण क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं, उसके परिवार के प्रकार क्या होते हैं, एकल परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार क्या होता है, एकल परिवार के गुण क्या होते हैं, उसके दोष क्या होते हैं। अब उसके बाद हम संयुक्त परिवार के गुण और दोषों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संयुक्त परिवार के गुण क्या होते हैं। दोस्तों, संयुक्त परिवार के गुणों की बात करेंगे तो हम संयुक्त परिवार के व्यक्तियों में क्या होता है, संयुक्त परिवार के व्यक्तियों में नागरिक गुणों का विकास अधिक होता है। क्योंकि परिवार में जब एक से अधिक लोगों के साथ रहते हैं, हम पूरे संयुक्त परिवार, हमारे चाचा चाची, दादा दादी सभी लोग हैं, तो हम उनके प्रति हमारे अंदर त्याग की भावना, सहयोग की भावना, इन सभी भावनाओं का विकास होता है। हम सामाजिकता के भी गुण उनसे अधिक सीखते हैं, एकल परिवार के अपेक्षा अधिक सीखते हैं, तो हमारे अंदर नागरिक गुणों का विकास अधिक होता है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो हम संयुक्त परिवार में मानवीय मूल्यों का विकास होता है। जैसा कि पहले पॉइंट में बताया कि हम एक परिवार में जब रहते हैं उसमें त्याग है, सहयोग है, किसी के सुख दुख के बारे में हम सोचते हैं, तो ऐसे हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का विकास अधिक होता है। इसी तरह संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन की सुविधा होती है। जहाँ पे एक से अधिक लोग रहते हैं, वहाँ पे हमारा कोई कार्य हमारा करने का मन नहीं है तो हम अपने कार्य को दूसरे से करवा लेते हैं। यानी हम किसी कार्य को कभी कभी खुद हमारा मन नहीं है, हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपना कार्य अपने घर के अन्य सदस्यों से करवा लेते हैं। इसका मतलब हम इसमें संयुक्त परिवार के अंतर्गत हमें श्रम विभाजन की भी सुविधा होती है। अंत पॉइंट हम देखते हैं, संयुक्त परिवार में आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि अगर परिवार एकल होता है, लिमिटेड लोग होते हैं, तो वहाँ पे अगर आप कमाने नहीं जा रहे हैं तो आपके पास खर्चा है, आप कमाने नहीं जा रहे हैं तो आपके पास धन का अभाव होगा। लेकिन जहाँ संयुक्त परिवार, यदि आपके पास भी पैसा नहीं है तो आप अपने चाचा दादी किसी से भी धन ले सकते हैं और आपको उतना कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है जितना कि एकल परिवार में होता है। अर्थात संयुक्त परिवार में कहीं ना कहीं नागरिक गुणों का विकास, मानवीय गुणों का विकास, आर्थिक कठिनाइयों की समस्या कम होती है तथा कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार में जैसे कुछ लाभ होते हैं तो उसके साथ साथ कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे एकल परिवार में लाभ थे, हानियां थी, वैसे संयुक्त परिवार में भी हमें लाभ के साथ साथ कुछ हानियां भी होती हैं। तो ये हमारे हो गए ये संयुक्त परिवार के गुण, यानी संयुक्त परिवार से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। अब संयुक्त परिवार से हानियां यानी संयुक्त परिवार के दोषों को हम जानेंगे।
जैसे हमने संयुक्त परिवार के गुणों को देखा था, अब हम संयुक्त परिवार के दोष में आएंगे तो संयुक्त परिवार में व्यक्तिगत गुणों का विकास कम होता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में हमें खुद को ही नहीं देखना होता, हमें दूसरों को भी समझना होता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों को दबाते हैं, तभी हम सभी को एक साथ खुश रख सकते हैं। इसका यही अर्थ हुआ कि एक संयुक्त परिवार में हमें व्यक्तिगत गुणों का विकास कम होता है। दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, संयुक्त परिवार में बालकों के विकास के कम अवसर होते हैं, क्योंकि परिवार बड़ा होता है। अब हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास अर्निंग का सोर्स कम है, परिवार हमारा बड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमें उसके भविष्य के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और इस प्रकार संयुक्त परिवार में बच्चों के विकास के अवसर कम हो जाते हैं। संयुक्त परिवार में महिलाओं की दुर्दशा होती है। संयुक्त परिवार में महिलाओं की दुर्दशा से तात्पर्य है, चूंकि परिवार बड़ा होता है, खाना बनाने का कार्य, घर के कार्य करने का काम अधिकतर महिलाओं का ही होता है। चूंकि हमारा परिवार पितृसत्तात्मक, जो कि हमारे यहाँ व्यवस्था है पितृसत्तात्मक, कहीं कहीं मातृसत्तात्मक भी परिवार होते हैं, लेकिन अधिकतर परिवारों की व्यवस्था पितृसत्तात्मक होती है, जहाँ पे महिलाओं का कार्य केवल घरों के काम को करना अधिक समझा जाता है। यानी अगर परिवार बड़ा है, मान लीजिए कोई किचन में बैठा है खाना बनाने के लिए, तो उसे खाना अधिक बनाना पड़ता है, इसके साथ उसका समय भी बहुत अधिक व्यर्थ होता है। जब समय ज़्यादा लगेगा तो उसे खुद का विकास करने के अवसर कम मिल पाएंगे। लास्ट पॉइंट आता है, संयुक्त परिवार में व्यक्तित्व के विकास की संभावना कम होती है। जैसा कि पहले पॉइंट में था कि व्यक्तिगत गुणों का विकास कम होता है, सेम वही चीज़ है कि व्यक्तित्व के विकास की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि हमें पूरे परिवार को लेकर एक साथ चलना होता है, इसलिए व्यक्तिगत विकास कहीं ना कहीं हमें कम अवसर मिलते हैं। ये हो गया हमारा परिवार। अब परिवार के बाद हम समझेंगे कि विवाह क्या होता है, विवाह का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही विवाह का मुख्य उद्देश्य अपने संतानों की उत्पत्ति करना तथा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना, यानी वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए विवाह मुख्य उद्देश्य वंश परंपरा को बनाए रखना होता है। यानी विवाह अगर किया जाता है तो विवाह में स्त्री पुरुष का मेल होता है, उससे आगे संतानों की उत्पत्ति होती है, तद उपरांत उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है, उनके बच्चे आने वाले समय में उनका फिर विवाह होता है, उनके आने वाली संतानें होती हैं, और इस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी एक ही पीढ़ी हमारी बनी रहती है। यानी विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानों की उत्पत्ति होता है। अब विवाह का मुख्य उद्देश्य अगर संतानों की उत्पत्ति होगा तो विवाह का कहीं ना कहीं उम्र होगी। विवाह की जब उम्र की बात की जाएगी तो विवाह की, चूंकि अपने यहाँ भारत में क्या भारत शासन, अभी हमारी स्वतंत्रता के पूर्व जब भारत था तो वहाँ पे अंग्रेजी शासन लागू होता था, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे यहाँ शारदा एक्ट चलता था। शारदा एक्ट 1929 में आया था। शारदा एक्ट के तहत लड़कों की विवाह की उम्र 18 साल, जबकि लड़कियों की विवाह की उम्र 14 साल होती थी। इसके उपरांत चूंकि लड़कियों की विवाह की उम्र कम होती थी, 14 साल होती थी, तो जब 14 साल की उम्र में किसी बच्ची का विवाह होता है तो आज तो उसको नाबालिग कहा जाता है, लेकिन 14 साल की उम्र में जब उसका विवाह होता था तो 14 साल या 15 साल 16 साल में जब वो माँ बनती थी तो उसको कहीं ना कहीं बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसे घर भी संभालना होता था, अपने बच्चों को भी संभालना होता था, उसके आने वाले भविष्य में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। क्योंकि जब उम्र छोटी होती है उसके बाद संतानों की उत्पत्ति से कहीं ना कहीं संतानें अधिक पैदा होती थी, क्योंकि इतना शिक्षा का अभाव था, चीज़ों की जानकारी नहीं थी। जब संतानें अधिक उत्पन्न होती थी हमारी जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत फिर लड़कियों की विवाह की उम्र 18 साल तथा लड़कों की विवाह की उम्र 21 साल कर दी गई। तो अब पहले हम सीखेंगे विवाह की परिभाषा क्या होती है, फिर विवाह की उम्र, उसके बाद विवाह की कौन कौन से अनुच्छेद हैं, किन किन अनुच्छेदों का हम पालन करते हैं, ये सब हम परिभाषा के माध्यम से नोट करेंगे।
विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानों की उत्पत्ति है ताकि अपने संतानों को, अपने वंश को आगे बढ़ाया जा सके। यानी विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान की उत्पत्ति है। अब विवाह की उम्र, विवाह की उम्र के अंतर्गत देखेंगे, स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शारदा एक्ट 1929 लागू हुआ, जिसके तहत लड़कों के लिए विवाह की उम्र 18 वर्ष जबकि लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 14 वर्ष रखी गई। क्योंकि 14 वर्ष की उम्र वर्तमान समय में नाबालिग कहा जाता है कि 18 साल से कम के लोग नाबालिग होते हैं। वैसे भी तब भी 14 साल की उम्र कोई विशेष उम्र नहीं होती। 14 साल की उम्र में आज का बच्चा हाई स्कूल या इंटर की परीक्षा में नहीं बैठ पाता है। कहीं ना कहीं इतना कम उम्र होती थी कि उसको भविष्य में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसके शारीरिक, मानसिक, समस्त उसके विकास में बाधा सहना पड़ता था। सारे विकास में उसको बाधा की कठिनाइयाँ होती थी। वो अपना विकास करने में असमर्थ होती थी। वो स्त्री के साथ इतना, चूंकि पुराने समय में इतने घरेलू काम होते थे, सारी चीजें, मशीनरी जमाना नहीं था, सारी चीजें खुद ही की जाती थी, व्यक्तिगत ही होती थी। आज के समय में क्या है कि कुछ भी करना है तो हम मशीन से कर लिए, लेकिन तब महिलाओं की स्थिति इतना दुर्दशा पूर्व थी, महिलाओं की दुर्दशा इतनी खराब थी कि उन्हें पूरे भविष्य के दौरान, कम उम्र में शादी की गई लड़की की पूरे भविष्य के दौरान उसकी इतनी दुर्गति हो जाती थी कि उसको संभालना बहुत ही कठिन था। उसके साथ अगर कम उम्र में उसके बच्चे हो गए, उसकी चूंकि अशिक्षा नहीं होती थी, शिक्षा हमारे यहाँ नहीं होती थी, अशिक्षा का बहुत ज़्यादा विस्तार था, शिक्षा का अभाव था। उस समय हमें क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सकता है, कैसे हमें बच्चों का विकास किया जा सकता है, कैसे हम बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, कैसे हम अर्निंग के सोर्स बढ़ाएंगे, इतना कुछ नहीं नॉलेज होता था। इन सब समस्याओं को देखते हुए भारत शासन, जब भारत की आज़ादी हुई, भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आया, जिसके तहत लड़कों की विवाह की उम्र 21 वर्ष तथा लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष रखी गई, ताकि महिलाओं के साथ होने वाली समस्याओं को सुलझाया जा सके और उनके भविष्य में शारीरिक, मानसिक समस्त समस्याओं को कम से कम किया जा सके तथा उनसे उत्पन्न होने वाले संतानों का भी विकास किया जा सके।
पहले आजादी से पहले सारदा एक्ट 1929 ब्रिटिश शासन के दौरान था, जिसमें विवाह की उम्र पुरुष की 18 वर्ष और महिलाओं की 14 वर्ष रखी गई थी। तदुपरांत जब आजाद हुए, भारत हमारा आजाद हुआ, तब उसके बाद हिंदू विवाह अधिनियम आया, जिसके तहत 1955 के तहत विवाह की उम्र पुरुषों की 21 वर्ष तथा महिलाओं की 18 वर्ष रखी गई। ये हो गया हमारा हिंदू विवाह अधिनियम। इसके बाद आता है हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1955। हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 के तहत विवाह को एक सामाजिक समझौता माना गया है। यानी विवाह क्या है? एक सामाजिक समझौता है, जिसके तहत एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह होता है और यह विवाह एक सामाजिक समझौता स्वीकार किया गया। इसमें देखेंगे बाल विवाह, क्योंकि ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सीटेट के तहत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। जिसमें बाल विवाह, बाल श्रम तथा दहेज इन्हें सामाजिक बुराई माना जाता है। ये सामाजिक कुप्रथा है जो हमारे समाज के लिए हानिकारक है। क्योंकि बाल श्रम के तहत जो बच्चे हमारे 14 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं उनसे जो हमारा कार्य कराया जाता है, ये सब हमारे बाल अपराध के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा बाल श्रम कहलाता है। उसके बाद हमारा आता है बाल विवाह, यानी 18 साल से उम्र के बच्चे का विवाह कर देना बाल विवाह के तहत आता है, जो भी एक क्या है? क्राइम है, जो हमारे समाज के लिए हानिकारक है। इसके बाद आता है दहेज। दहेज एक ऐसी प्रथा होती है कि जब किसी लड़के की किसी लड़की की शादी होती है तो लड़का पक्ष क्या करता है? लड़की पक्ष से दहेज की मांग करता है, यानी उसके पीछे शादी के लिए कहीं ना कहीं वो धन की मांग करता है या भौतिक वस्तुओं की मांग करता है। इस स्थिति में लड़की पक्ष के लिए हमेशा जो है कठिनाइयों का सामना होता है। कभी कभी उसकी शादी नहीं होती, कभी कभी उसको अगर समस्त सामानें नहीं मिलती हैं तो लड़की पक्ष को कहीं ना कहीं लड़के को जो है शादी के बाद मारा पीटा जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो दहेज हमारे समाज के लिए एक कलंक हिस्सा है। यानी हम बात करेंगे तीनों की, तो बाल विवाह, बाल श्रम तथा दहेज, ये तीनों हमारे समाज के लिए एक कलंक है।
दूसरा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंतर्गत आता है मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा आता है मातृ प्लस सत्तात्मक। जैसे हम मात्र सत्तात्मक का संविच्छेद करते हैं तो हमारे एक आता है मात्र, दूसरा आता है सत्तात्मक, यानी जो हमारे घर की सत्ता होती है वो माता के हाथ में होती है। यानी जिस परिवार की मुखिया माता होती है उस परिवार को हम मात्र सत्तात्मक परिवार कहते हैं। इसी तरह दूसरा परिवार होता है पितृ सत्तात्मक। जिस परिवार का मुखिया पिता होता है उस परिवार को हम पितृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। ये हो गया हमारा पहला परिवार का, जिस परिवार में मुखिया माता होती है उस परिवार को मातृ सत्तात्मक परिवार कहते हैं। ये हमारा होगा मातृ सत्तात्मक की डिफिनीशन। यानी जिस परिवार का मुखिया पिता होता है उसे हम पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। तो ये हमारा परिवार का एक संपूर्ण टॉपिक हो गया जिसमें हमने परिवार की डेफिनेशन पढ़ी, परिवार के प्रकार पढ़े, मातृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, विवाह क्या होता है, विवाह की उम्र क्या होती है, उसके लिए कौन कौन से अधिनियम बनाए। तो ये हमारा सीटेट 2023 EVS के तहत एक कंप्लीट टॉपिक हुआ जिसमें हमने परिवार के समस्त डिफिनेशन, समस्त परिभाषाएं, उससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने रखा और उसके बारे में जाना और संपूर्ण उसकी नोट्स हमने कंप्लीट की। धन्यवाद।